नमस्कार दोस्तों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली दोस्तों क्लासेज चल रही थी हमारी, डीसी मोटर उसमें चल रहा है, सीरीज और शंट मोटर हो चुकी है। आज कंपाउंड मोटर का विश्लेषण करेंगे, खास तौर से इसकी विशेषता कर्व को पढ़ेंगे, यानी जो करेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं, क्योंकि यहीं से यूँ समझ लो कि मोटर समझ में आ जाएगी। बाकी जो काम करने का फंक्शन है वो तो जनरेटर के जैसा ही है, तो कॉमन बातें तो जनरेटर से जब समझ में आ गई तो यहीं से हो ही जाती है। मेन इनके जो टॉर्क, गति और भार के साथ जो रिलेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक एक करके पूरे विस्तार से समझेंगे तो आई होप कि हम चीज़ को समझ पाएंगे। आप भी प्रयास करें कि इन्हें अच्छे से आप लिख लें कहीं पर और पूरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करें। आइए ज़रा, सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं उस मोटर का नाम है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंशियल को पढ़ेंगे। दोनों मोटरें इसी क्लास में कर लेंगे ताकि ठीक ठाक तरीके से कवर हो जाए। कुछ कंसेप्ट है बेसिक वाले, वो लिखवा देना चाहूँगा पहले, ताकि बाद में हमें इसको ज़्यादा और समझने की ज़रूरत ना पड़े। पहली बात, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि एक कंपाउंड मोटर में कितने फील्ड होते हैं, तो 2 फील्ड होते हैं। पेपर में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि दोनों फील्ड का नाम क्या है, तो सीरीज फील्ड भी नाम है और शंट फील्ड भी नाम है। दरअसल इस मोटर की जो विशेषता है ना, वो शंट और सीरीज दोनों की मिश्रित विशेषता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में सवाल पूछा जाता है वो पहले ही बताना चाहूँगा, सीरीज मोटर का टॉर्क अच्छा है और शंट मोटर की स्पीड अच्छी है। तो वो कहते हैं कि परिवर्तित भार के साथ अगर हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर दी बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी अपने पास सीयरिंग एंड पंचेज, एलिवेटर, कन्वेयर, इस ब्लोअर, रिसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रत्यागामी पंप बोलते हैं हिंदी में, इस तरह के जब भी ऑप्शन आ जाए तो इस मोटर को सबसे अच्छा माना गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि इनके एप्लीकेशन ही पूछे जाते हैं। दोबारा सुन लो, सीयरिंग एंड पंचिंग और एलिवेटर, कन्वेयर का ऑप्शन आ जाए तब भी ठीक है, कन्वेयर में सीरीज मोटर भी होती है वैसे, लेकिन ये सबसे बढ़िया रहेगा। रिसिप्रोकेटिंग पंप, प्रत्यागामी पंप के लिए सबसे शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वेरिएबल लोड के साथ कांस्टेंट स्पीड, यानी परिवर्तित भार के साथ अगर स्थिर गति की आवश्यकता हो तो ये मोटर सबसे बेस्ट है। 2 फील्ड होते हैं, कौन कौन से, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड फ्लक्स। इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों फील्ड का फ्लक्स सहयोगी होता है। ये भी पेपरों में सब आ चुका है। सहयोगी मतलब एक ही दिशा में काम करता है ना। ये भी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, देखो, खास तौर से यूपीपीसीएल TG2 जैसे में, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा क्यूमुलेटिव कंपाउंड के बारे में सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन क्यूमुलेटिव कंपाउंड के बारे में सत्य है, पहचान कीजिए। बड़े बड़े 4 ऑप्शन देते हैं। तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि फील्ड फ्लक्स सहयोगी स्वभाव के होते हैं, दोनों के फील्ड फ्लक्स एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अतः परिणामी फ्लक्स बढ़ता है। परिणामी फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स। और एक बात ध्यान रखना, मोटर की कंसेप्ट समझने के लिए आपको फ्लक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटर में 2 चीज़ें हैं, टॉर्क और गति, और दोनों फ्लक्स पर डिपेंडेंट होती है। टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती, गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर आपको किसी मोटर को समझना है तो उस मोटर के रिजल्टेंट फ्लक्स को समझिए कि वो कैसे बनता है। क्या फ्लक्स एक ही बार में बन जाता है, क्या फ्लक्स करंट बढ़ने के साथ साथ बदलता है, यहाँ से हमें कंसेप्ट समझ में आएगा। बात समझ में आ गई, 2 लाइनें आपने लिख ली। अब देखो, इस मोटर में जब यूजेज आएंगे तब आपको मैं लिखवाऊंगा। बात आती है कि मोटर काम करने का जो तरीका है ना वो कैसा है। तो इस मोटर के काम करने के 2 तरीके होते हैं। कौन सा फ्लक्स पूर्ण भार पर ज़्यादा है। देखो, नो लोड पर तो हमेशा शंट फील्ड का फ्लक्स ही ज़्यादा होगा, क्योंकि सीरीज फील्ड फ्लक्स तो सीरीज में जब धारा चलेगी तब बनेगा ना। कैसे, मैं बताता हूँ आपको।
मान लीजिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। एक बात और सुनना, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर है ना, उसका डायग्राम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के जैसा होता है। ये डिफरेंशियल जनरेटर है और क्यूमुलेटिव मोटर है, सीधा कनेक्शन अगर जुड़ा हुआ हो ना तो, क्योंकि हमने यहाँ पर डीसी सप्लाई दी है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस यहाँ से जा रहा है तो इसको बोलेंगे लोड करंट। और लोड करंट देखो दो भागों में बंट रही है, सीरीज फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट। और आर्मेचर की जो करंट है उतनी ही सीरीज फील्ड की करंट है, आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। तो आर्मेचर तो करंट तभी लेगा ना जब लोड आएगा, यानी शंट फील्ड समांतर में सीधे जुड़ी होती है, इसलिए शंट फील्ड तो शुरू में ही जितनी करंट लेनी होती है ले लेता है और अपने फ्लक्स का निर्माण कर लेता है। थोड़ा सा इनिशियली बढ़ता है, वैसे स्टार्टिंग में जैसे क्षणिक ऑन किया तो अभी फ्लक्स नहीं है, पर थोड़ा सा 1-2-4 सेकंड में ले लेता है और पूरा फ्लक्स बना लेता है। लेकिन सीरीज का फ्लक्स तो अभी कम है ना, तो स्टार्टिंग तो अलग तरीके से हो गई इनकी, इसलिए कहते हैं कि इसको अपन अगर चाहें तो हल्के भार के साथ स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शंट फील्ड फ्लक्स है वो सक्रिय है और मोटर की स्पीड जो है वो अनंत नहीं जाएगी, जैसे सीरीज मोटर की चली जाती है वैसी। ठीक बात है, समझ पा रहे हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। करंट वगैरह के लिए अगर फॉर्मूला ज्ञात करेंगे तो सीधा जो वोल्टेज है, सीरीज की ड्रॉप अलग आएगी, आर्मेचर का ड्रॉप अलग आएगा, बैक ईएमएफ कैसे निकलेगा, वो सब फंक्शन आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। और शंट फील्ड की धारा और लोड करंट है इसमें, है ना। और अगर आप चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, लोड करंट जो है वो शंट फील्ड करंट और आर्मेचर करंट का योग होता है, और आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड की करंट बराबर होगी। ठीक है, स्टार्टिंग केस में शंट फील्ड का फ्लक्स ज़्यादा और सीरीज फील्ड का फ्लक्स कम होगा। तो एक बार मैं चाहूँगा कि पेज को यहाँ अपन पूरा कर लेते हैं, तो आप इतना लिख लो, डोमिनेटिंग लिखवाऊँगा मैं आपको। एक बार आप ये 4 लाइनें लिखो पहले। चलो वीडियो रोक कर लिख लेना, है ना। थोड़ा पूरा समय मिल गया मुझे लगता है लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इस मोटर में क्या बात आती है कि फुल लोड पर मोटर के जो काम करने का व्यवहार है वो कैसा होगा। मैं ग्राफ तो बाद में बताऊंगा, वैसे 2 लाइनें लिखवा रहा हूँ। दरअसल ये या तो सीरीज मोटर की तरह होगी या शंट मोटर की तरह होगी, और ये डिपेंड करेगा कि दोनों वाइंडिंग में से फ्लक्स ज़्यादा मजबूत किसका है, दोनों वाइंडिंग में से कंस्ट्रक्शन किसकी अधिक सॉलिड है। तो मैं आपको सीधे लाइन बनवा कर पॉइंट लिखवा रहा हूँ, यहाँ से लिखेंगे। तो ध्यान से सुनना, यदि पूर्ण भार बोले तो फुल लोड, पूर्ण भार पर सीरीज एम्पियर टर्न, दरअसल एम्पियर टर्न किसकी इकाई है, एमएमएफ की, चुंबक वाहक बल की। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि जो सीरीज का फ्लक्स है ना, वो यदि पूर्ण भार पर सीरीज का एम्पियर टर्न शंट के एम्पियर टर्न यानी 5SH से, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं साथ में लिखना, 5SH से अधिक है या अधिक प्रभावी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है कि अगर सीरीज फील्ड डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट मतलब सीरीज ने इतना फ्लक्स बना लिया कि वो शंट वाले से तुलना करने पर ज़्यादा है, तो मोटर सीरीज मोटर की भांति होगी। ठीक है, मोटर सीरीज की तरह होगी। अब सीरीज की तरह होने से क्या हुआ, 2 बातें हो गई। क्या बातें निकल कर आई कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना मोटर का, वो शंट मोटर से अधिक होगा। स्टार्टिंग टॉर्क शंट मोटर से अधिक होगा इस मामले में।
ठीक बात है, मोटर एक सीरीज मोटर की तरह हो गई, तो शंट मोटर की अपेक्षा ज़्यादा टॉर्क देगी, लेकिन परंतु गति शंट से अधिक घटेगी, यानी इतनी स्थिर भी नहीं रहेगी जितनी कि सीरीज की स्थिर रह रही थी। दो बातें समझ में आ गई। यदि सीरीज का फ्लक्स फुल लोड पर डोमिनेट करेगा तो मोटर सीरीज मोटर की तरह होगी, स्टार्टिंग में टॉर्क शंट से ज़्यादा और गति शंट से ज़्यादा घटेगी। मतलब जैसे सीरीज शंट में 2% का गति रेगुलेशन आया तो इसमें 6-7% का भी आ सकता है, सीरीज में तो 20-25% का आ जाता था ना। यानी कुल मिलाकर दोनों के बीच का पॉइंट होगा। लेकिन पॉइंट दूसरा भी तो हो सकता है कि यदि फुल लोड पर FL लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, प्लीज़ आप पूरा लिखना। यदि फुल लोड पर phi से अधिक है, यानी शंट फील्ड का फ्लक्स सीरीज फील्ड से अधिक प्रभावी है, तो मोटर शंट मोटर की भांति काम करेगी। तो मोटर शंट की तरह होगी, लेकिन यानी इस मामले में मोटर का टॉर्क थोड़ा सा कम होगा। सीरीज का फ्लक्स ज़्यादा था तब जितना टॉर्क दे रही थी, मान लो सीरीज का फ्लक्स ज़्यादा था तो 2 गुना टॉर्क दे रही थी, तो इस बार लगभग 1.7 या 1.8 गुना ही देगी। यानी मोटर शंट की तरह होगी, लेकिन गति अधिक घटेगी। यानी टॉर्क तो इस बार उतना ही होगा जितना शंट का है, लेकिन गति कांस्टेंट उतनी नहीं रह पाएगी जितनी शंट की है। तो दो बातें समझ गए। सीरीज का फ्लक्स डोमिनेट करेगा तो टॉर्क बहुत बढ़िया होगा, गति घटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंट का फ्लक्स अधिक होगा तो टॉर्क तो शंट के जैसा ही लगभग ठीक ठाक होगा, लेकिन गति वैसे ही घटेगी। यानी दोनों मामले में गति घटेगी, ये तो कन्फर्म है, पर टॉर्क में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। लिख लो फटाफट से, 2 लाइनें हैं, ठीक है। चलो वीडियो रोक कर लिख लेना, 2 ही तो लाइनें थी, बस हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं विशेषता वक्र कैसे बनते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलक्षण, है ना, वक्र। इंग्लिश में बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। देखो पहला जो बनाएंगे वही जो हमेशा बनाते आए हैं, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट या टॉर्क वर्सेज लोड लिख दो, एक ही बात है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। यानी भार के साथ मोटर का काम करने का तरीका कैसा है। 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो आती है स्टार्टिंग के समय कैसा है गुरुजी, और एक आता है फुल लोड पर कैसा है, यानी पूर्ण भार पर कैसा है। तो अगर आप इन दोनों को अच्छे से लिख लें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो इस मोटर का शंट से अधिक होगा, लेकिन सीरीज से कम होगा। कारण क्या है, कारण यह है कि इनिशियली इस मोटर में जो शंट फील्ड ने फ्लक्स दिया हुआ है वो फ्लक्स इसमें काम करता है, और वो स्टार्टिंग में इतना बनता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है। सीरीज फील्ड फ्लक्स का भी अच्छे से है नहीं, तो दोनों के बीच का है। यानी स्टार्टिंग टॉर्क शंट से अधिक और सीरीज से कम रहता है, तो ठीक ठाक है, लोड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण भार पर टॉर्क कैसा होगा, तो पूर्ण भार पर जो इसका टॉर्क है वो कहते हैं कि शंट से कम होगा, लेकिन सीरीज से अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि पूर्ण भार पर सीरीज का फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ शंट वाला और साथ में जुड़ता है, तो 2 पॉइंट आपके सामने निकल कर आते हैं।
ठीक है। पूर्ण भार पर उत्पन्न टॉर्क शंट की तुलना में कम और सीरीज की तुलना में अधिक। तो ये रहा है ना, शंट से कम और सीरीज से अधिक। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल इसका ग्राफ उठता है। अगर ग्राफ तीनों मोटरों का एक साथ बनाते भी हैं तो देखो शंट मोटर का सीधा चलता है, सीरीज मोटर का थोड़ा सा पैराबोला होकर के फिर सीधा आता है, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड का भी इसके साथ ही आता है लेकिन यूं निकल जाता है। ठीक है, तो ये मिश्रित ग्राफ है, मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस मोटर का डायग्राम आप ना बनाए तो भी चलेगा, इतना सा समझ जाए तो बहुत है बस। ठीक है, 2 लाइनें आपने लिख ली, इतना सा बहुत है। इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? निष्कर्ष ये आता है कि हल्के भार के साथ भी मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, हल्के भार के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। तो मोटर शंट मोटर की तरह स्टार्ट हो गई ना। शंट मोटर को भी हल्के भार के साथ स्टार्ट कर रहे थे, अचानक हेवी लोड वेरिएशन होगा तब भी काम में ले लेंगे। चलो मैं वो अलग से विशेषताएं या जब आपको एप्लीकेशन लिखवाऊंगा तब लिखवाऊंगा मैं। तो पहला तो यही था, एक तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा बड़े ग्राफ इसके नहीं बनते हैं। और दूसरा आता है गति और भार वाला, यानी एन वर्सेज आर्मेचर करंट समझ लो या लोड करंट समझ लो, बात एक ही है। ठीक है ना। तो इस मोटर का जो गति विशेषता वक्र आता है, दोनों मोटरों के बीच का विशेषता वक्र है। यानी अगर अपन फ्लक्स के हिसाब से देखें तो फाई एस एच फाई टोटल जो है शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स का योग ही तो है। और भार बढ़ने के साथ साथ परिणामी फ्लक्स बढ़ता है इसमें। कैसे गुरुजी? शंट फील्ड फ्लक्स तो कांस्टेंट आई, फाई एस ई भार धारा के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि भार धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, आर्मेचर की करंट बढ़ेगी तो सीरीज की करंट बढ़ेगी। दोनों आर्मेचर और सीरीज श्रेणी क्रम में ही तो है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूँ कि भार के साथ, यानी भार बढ़ने के साथ परिणामी फ्लक्स बढ़ता है, तो फिर निष्कर्ष क्या निकला भैया? गति फ्लक्स की व्युत्क्रम अनुपाती होती है ना, अतः बढ़ता है, अतः गति घटती है। ठीक है, लेकिन एक बात है यहाँ पर, कहते हैं कि स्पीड कम तो होगी लेकिन इतनी कम नहीं होती जितनी कि सीरीज मोटर की हो जाती है। तो इस मोटर की गति जो होती है वो शंट से अधिक तथा सीरीज से कम घटती है। यानी भार के साथ जितना सीरीज मोटर का ग्राफ नीचे आ रहा था उतना नहीं आएगा, लेकिन जितना शंट का कांस्टेंट रह रहा था 5% के आसपास ही गिर रहा था, ये उतना भी नहीं रहेगा। तो दोनों मामले में ये बीच में आ जाता है। एक बार यहाँ तक की लिख लो लाइनें, 4 कंप्लीट हो गई, 2 कंप्लीट हो गए, तीसरा इन दोनों का आएगा टॉर्क वर्सेज गति का। तो एक बार आप यहाँ तक का लिख लो, फिर हम इसका तीसरा पढ़ते हैं ना। चलो वीडियो रोक कर लिख लेंगे, 2 ग्राफ कंप्लीट हो गए ना। ठीक है, तीसरा देखो कौन सा बनाएंगे? गति वर्सेज टॉर्क, यांत्रिक अभिलक्षण बोलते हैं ना इसको, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। गति और टॉर्क दोनों का है, सिंपल सी बात है। गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती है। और मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई है कि भार के साथ टोटल फ्लक्स यानी परिणामी फ्लक्स बढ़ता है,
इसका मतलब क्या है, आता है पूर्ण भार पर टॉर्क बढ़ता है तथा गति घटती है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ही तो बात है भाई। फ्लक्स बढ़ेगा तो गति घटेगी और फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और परिणामी फ्लक्स बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो सीरीज और शंट के योग के बराबर है, और जो सीरीज का फ्लक्स है वो सीरीज की धारा के समानुपाती है, और सीरीज की धारा उतनी ही है जितनी आर्मेचर की धारा है। और आर्मेचर करंट जो होती है वो हमेशा भार के आधार पर होती है या फिर भार के अनुसार होती है। यानी लोड जुड़ेगा तो आर्मेचर करंट आएगा, आर्मेचर करंट आया तो सीरीज फील्ड करंट आई, सीरीज फील्ड करंट आई तो फ्लक्स बढ़ा, परिणामी फ्लक्स बढ़ा तो गति घट गई और टॉर्क बढ़ गया। तो ये इनका ग्राफ चलता है छोटा सा, ये टॉर्क मान लो, ये गति मान लो, और यूं आता है ग्राफ नीचे की तरफ। ठीक है, लिख लो फटाफट से, 2-3 लाइनें हैं बस, टॉपिक इतना सा ही है। ठीक है, और मोटर के यूजेज के बारे में अपन लिखेंगे, तो एक बार यहाँ तक लिखो। चलो वीडियो को रोक कर लिख लेना, यहाँ तक हो गया, लगभग 3 हो गए। अब देखो मैं आपको इस मोटर का है ना कुछ कंसेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक कंसेप्ट है जो मैं बोलकर आपको लिखवाऊँगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें। ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में है। कुछ एक बातें जो है इसकी यानी एप्लीकेशन यूजेज जो है हम उसके बारे में लिखने जा रहे थे। आई थिंक दिखाई तो दे रहा है, और ज़्यादा जूम करने का तो शायद कोई मतलब नहीं होगा, है ना? नहीं सॉरी, दिखाई दे रहा है, जूम करने से भी तो और भी बढ़िया है ना? देखो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा यहाँ पर, और ये मैं आपको क्या लिखवाना चाह रहा हूँ। देखो कि इस प्रकार की मशीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सीरीज मोटर की विशेषताओं की आवश्यकता हो, लेकिन इन एडिशन यानी के अतिरिक्त द लोड इज लाइकली टू बी रिमूव्ड टोटली, यानी कि ऐसी लोकेशन पर उपयोग करेंगे जहाँ सीरीज मोटर के गुणों की ज़रूरत हो हमें, लेकिन भार अचानक हटा लिया जाता हो। तो प्लीज़ आप लाइन लिखिए कहीं पर, चलो मैं यहीं लिख रहा हूँ, आप टाइटल डाल देना मोटर के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो क्या डालेंगे? सबसे पहले तो ये लिख लो, परिवर्तित भार के साथ। अब प्लीज़ आप मेरे साथ साथ लिखें, थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा साथ साथ लिखिए, क्योंकि मैं इसको मिटाता भी जाऊंगा साथ साथ में। परिवर्तित भार के साथ स्थिर गति आवश्यक हो। ठीक है, कहाँ काम में लेंगे? परिवर्तित भार के साथ स्थिर गति आवश्यक हो, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लिखो। ठीक है, परिवर्तित भार के साथ स्थिर गति आवश्यक हो, पहला पॉइंट आपका हो गया। अब हटा रहा हूं मैं दूसरा पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि जहां भार अचानक, इसी में लाइनें लगाते जाना, जहां भार अचानक हटा लिया जाता है, अचानक हटा लिया जाता है या फिर अचानक शून्य हो जाता है, यानी अचानक सडन जीरो हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी, यानी जहाँ बाहर अचानक हटा लिया जाता हो, ये देखो इन्होंने लिखा है, जैसे कोल कटिंग मशीन है ना, जैसे कोयला कटिंग मशीन। और कोयला कटिंग मशीन के अलावा ये देखो इन्होंने लिखाया है ड्राइविंग हेवी मशीन टूल, है ना। हेवी मशीन टूल का मतलब हो गया उच्च
मशीन टूल लिख देना, है ना, उच्च भारी मशीन टूल। देखो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी थे आपको दिखाने, क्योंकि अगर यूपीपीसी और यूपी आर्मिनल जैसे बड़े एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो ये इन बुकों का सहारा लेते हैं। और ये वो बुक है जिसकी मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ, BL थेरेजा वाली जो है ना, तो अगर आपके पास वो है तो थोड़ा उसको भी पढ़ना, ठीक है। और क्या लिखा, हैव टू टेक सडन कट्स क्विट ऑफन, यानी अचानक बाहर में वो कट ले लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोड अचानक आ जाए, बहुत कम लोड। जैसे कोयला कटिंग में क्या होता है कि सिंपल कोयले चल रहे होते हैं, इजीली कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, ठीक। अचानक कोई पत्थर आ गया, अब पत्थर तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा तो मोटर को जोर आ रहा है, तो ये लोड अचानक हैवी माना जाता है। फिर वो पत्थर आगे खिसक गया, फिर अचानक कोयला है, बाई चांस कोयले की जगह कोई मिट्टी का जैसे आ गया तो वो बिल्कुल ही फ्री हो गई मशीन, वहाँ पर कोई लोड उसको नहीं आ रहा। यानी भार अचानक बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो मैंने एक लाइन में बात खत्म करवा दी थी, परिवर्तित भार के साथ स्थिर गति वाला, ठीक है। तो एक बार ये इतना आपने लिख लिया होगा यहाँ तक का। फिर अब हम थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। एक फ्लाई व्हील वाला और लिख लो, हाँ ये इन्होंने भी लिखा दिया कि इस मशीन को फ्लाई व्हील के साथ उपयोग में लिया जाता है, फ्लाई व्हील के साथ उपयोग में लिया जाता है। फ्लाई व्हील अपने अंदर गतिज ऊर्जा को स्टोर कर लेता है, तो किसी समय अगर मोटर पर अचानक लोड आता है, मोटर उसी गति से चलती है, फ्लाई व्हील अपनी ऊर्जा उसको डिलीवर कर देता है। तो इस लाइन को आप ऐड और कर लेना, ठीक है। ये देखो इन्होंने लिख भी दिया है, इन कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है अतिरिक्त जोड़, विद फ्लाई व्हील यानी फ्लक्चुएटिंग लोड, वेरिएबल भार बोल दो, परिवर्तित भार बोल दो, इट इज़ एम्प्लॉयड, उपयोग की जाती है, अनुप्रयोग की जाती है, लगाई जाती है, वेयर देयर आर सडन टेम्परेरी लोड एज इन रोलिंग मिल, यानी लिख लो रोलिंग मिल में फ्लाई व्हील के साथ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही है इस मोटर के बारे में, तो कंपाउंड मोटर ये थी, ठीक है, सिंपल सा, इसमें तो कोई है नहीं। अब आ जाइए, एक आपको मैं तीनों इन मोटरों का ना कंपैरिजन पढ़वा लेता हूँ, क्योंकि ये भी मुझे लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से समझ आ रही है। प्लीज़ हो सके तो आप वीडियो को रोक लो और बस यहाँ से जो है इसका सारा नोट्स तैयार कर लो। है क्या चीज़ मैं आपको बता दूँ, मोटर है, उसकी विशेषता है और उसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोले तो उसका अनुप्रयोग, यानी वो मोटर उपयोग कहाँ ली जाएगी। सबसे पहली संट मोटर है, देखो मोटर की विशेषताएं क्या क्या। देखो इस टेबल को जिसने रट लिया ना, 90% मोटर से संबंधित उसका सवाल हल हो गया, यूँ समझ लो, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, पहला देखो, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड यानी लगभग नियत गति, एडजस्टेबल स्पीड यानी समायोजनीय गति भी है, हम चाहें तो कर सकते हैं, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, अप टू 1.5 ऑफ FL टॉर्क यानी फुल लोड का लगभग 1.5 गुना टॉर्क। संट मोटर विशेषताएं, विशेषताओं में हिंदी में क्या लिखेंगे, लगभग नियत गति, परिवर्तनीय गति, मध्यम स्टार्टिंग टॉर्क, पूर्ण भार का लगभग 1.5 गुना। मोटर का उपयोग कहाँ करेंगे कि जहाँ नियत भार को चलाना हो, ड्राइविंग कांस्टेंट लोड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ड्राइविंग कांस्टेंट स्पीड के साथ में, लाइन शाफ्टिंग के साथ में, लेथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, मशीन टूल में, ब्लोअर और फैन में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में यानी प्रत्यागामी पंप में। समझ आ गया। फिर सीरीज मोटर को ले लेंगे। सीरीज मोटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, वेरिएबल स्पीड यानी परिवर्तनीय गति, एडजस्टेबल वेरिएंग स्पीड यानी परिवर्तन के साथ समायोजित गति, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। उपयोग कहाँ करेंगे, एप्लीकेशंस क्या क्या है, ट्रैक्शन वर्क लिखवा चुका हूँ, खिंचाव कार्य में लिख लिया अपन ने, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लिखवा दिया मैंने, रैपिड ट्रांजिएंट सिस्टम यानी जहाँ तीव्र भार का प्रारंभिक करना हो या व्युत्पन्न करना हो, ट्रॉली, कार, क्रेन, होइस्ट और कन्वेयर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर पर आ जाइए, वेरिएबल स्पीड, एडजस्टेबल स्पीड,
हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी ये दोनों गुण मोटरों के लगभग सेम ही मैच कर गए। ये देखो एप्लीकेशन में देखो, इंटरमिटेंट हाई टॉर्क लोड। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी कभी आपको हाई टॉर्क चाहिए, कभी लो टॉर्क चाहिए, कभी हाई टॉर्क चाहिए। फॉर शेयरिंग एंड पंचिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। शेयरिंग एंड पंचिंग में किस प्रकार की मोटर काम में लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आया हुआ है। एलिवेटर में, कन्वेयर में, हेवी प्लानर में, हेवी प्लानर 2 बार लिख दिया, रोलिंग मिल में, आइस मशीन में, प्रिंटिंग प्रेस में और एयर कंप्रेसरों में। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, कंप्लीट हो गया सबका। आगे बढ़े, ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। बस ये था अपना क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब आ जाओ पढ़ते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में। देखो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है ना, ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है ना, डिफरेंस यानी अंतर। तो दोनों फ्लक्स विरोधी स्वभाव के होते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। आता है परिणामी फ्लक्स घटता है। और देखो जब टोटल फ्लक्स घटेगा तो फिर क्या क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, सारी बातें हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, और कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोटर में लिखेंगे अभिलक्षण। ठीक है, अभिलक्षण में सबसे पहला आ जाइए, नंबर 1 जो हम लिखते आए हैं वो है टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, है ना। तो सिंपल सी बात है, भार बढ़ने के साथ अगर अपन देखें तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा, यानी परिणामी फ्लक्स घटता है। परिणामी फ्लक्स घटता है तो टॉर्क घटेगा, यानी भार के साथ फाई टी घटता है ना, क्यों अंतर करना है ना। फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ही करना है। भार के साथ सीरीज का फ्लक्स बढ़ता है, जब सीरीज वाला फ्लक्स बढ़ा तो दोनों का अंतर फाइनल तो घट ही गया। भार के साथ फाई टी घटता है, अतः टॉर्क भी घट जाता है। ठीक है, तो फिर क्या काम की मोटर बताओ। लोड बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ना चाहिए ताकि लोड को सपोर्ट करे, नहीं करेगा। एक बार ये 4 लाइनें लिख लो। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, इतना ही ध्यान रखना। दूसरा देखो, दूसरा है गति वर्सेज लोड मान लो, या गति वर्सेज आर्मेचर करंट मान लो, एक ही बात है। तो देखो सिंपल सी बात है, फाई टी घटता है ना, अतः गति बढ़ती है, यानी भार बढ़ने पर गति बढ़ती है। ठीक है, और ये इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मोटर विपरीत दिशा में भी चलने लग सकती है, क्योंकि सीरीज का फ्लक्स बढ़ते 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 इतना डोमिनेट हो गया कि वो मोटर को, पहले तो दोनों परिणामी फ्लक्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे तो शंट का ज़्यादा था, तो परिणामी फ्लक्स इस तरफ है, मान लो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सीरीज बढ़ते बढ़ते परिणामी सीरीज हो गया, विपरीत दिशा में काम करवा रहा है, तो अब वो मोटर को उल्टी दिशा में भी घुमा सकता है। इसलिए कहते हैं कि भार पर अस्थिर व्यवहार के कारण मोटर का उपयोग नहीं करते, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, फाई एस ई के बहुत अधिक होने पर, यानी भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक निश्चित मान से ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक होने पर
मोटर विपरीत दिशा में चल सकती है। ठीक है, मोटर विपरीत दिशा में चल सकती है, इसलिए कोई यूजेज नहीं है। तो प्रैक्टिकली तो इस मोटर का कोई उपयोग है ही नहीं। बस 2 ही एप्लीकेशन ध्यान में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आता है टॉर्क और गति का। तो कहते हैं कि इस मोटर में गति और टॉर्क दोनों में वृद्धि होती है। भार के साथ गति व टॉर्क दोनों बढ़ते हैं, यानी दोनों की ग्राफ एक दूसरे से ऊपर ही जाती है। प्रैक्टिकली कोई इस मोटर का उपयोग वैसे है नहीं। तो जो लेटेस्ट वीडियो में मैंने चीज़ बताई है, थोड़ी सी 5-7 मिनट पहले वाली, मेन वही है जो 2 फोटो में कंपैरिजन करवा के आपको लिखवा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही करवाएंगे दोस्तों। बहुत धन्यवाद। एक एक करके पॉइंट आप लिख जरूर लेना।